डीडी राजस्थान की टीम का प्रयास रहता है कि हमारी टीम किसानों के बीच पहुंचे, खेतों के बीच पहुंचे और खेतों के प्राकृतिक वातावरण में जाकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे। इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के खेतों के बीच। खेत क्या है? पूरे के पूरे लैब हैं, पूरी प्रयोगशालाएं हैं जिनमें लगातार इस विषय पर काम होता रहता है कि कैसे हमारे कृषकों को वैज्ञानिक नई से नई तकनीक सुझाएं, नई से नई हाइब्रिड किस्मों के बारे में परिचित कराएं, ताकि उनकी रोज़ाना की समस्याओं का समाधान हो सके और उनकी जीवन शैली और उन्नत हो सके और उनकी जो यील्ड है, उत्पादन जो है उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो सके। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर ललित कृष्ण मीना, सीनियर साइंटिस्ट से। वो बताएंगे कि किस तरह के मौसम में आप अपने पौधों की हिफाजत किस तरह करें ताकि जो समृद्धि आए वो पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, आपके घर परिवार और समाज को खुशहाल बनाए। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रबी की फसलों में कोहरा और पाले का प्रकोप अधिक रहता है। सर्दियों के समय में जब दिन के समय तापमान अधिक होता है और सूर्य की किरणों के कारण जो सतह पर मौजूद पानी, चाहे वो ज़मीन की सतह पर हो, पत्तों की सतह पर हो या किसी पेड़ पौधे की सतह पर हो, वो वाष्प के रूप में वातावरण में ऊपर उड़ जाता है। और यही वाष्प जब रात्रि के समय संघनन क्रिया होती है, उससे ये वाष्प से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ओस कहते हैं। ओस जनरली जो फसलें हैं जिनके पत्ते रोएदार होते हैं उनमें अधिक ठहरती है और उनमें अधिक नुकसान करती है और उनमें लंबे समय तक भी ठहरती है। जब यही ओस किसी मिट्टी के कण के चारों तरफ एक मोटी परत बना लेती है, जब तापमान अधिक गिरता है जो कि हिमांक बिंदु से नीचे हो जाता है, तो एक मोटी सी परत बना लेती है, जिससे कि वातावरण में दृश्यता कम होती है। और जब ये दृश्यता कम होती है, इसे हम कोहरा कहते हैं। और कोहरे का हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में कोहरे से हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इसी प्रकार कोहरा इनडायरेक्टली फसलों में भी प्रभाव डालता है, क्योंकि ये जो फसलों में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसको कम करता है और प्रकाश संश्लेषण कम होने से पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ये हमने जाना कि इनमें ओस, कोहरा और पाले में क्या अंतर है। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं या ये किस वातावरण में क्या बदलाव आते हैं जिसके कारण कोहरा पड़ता है और पाला पड़ता है। जब हम देखते हैं कि दिन के समय जब हवा रुकी हुई है और तापमान नॉर्मल है, लेकिन जब रात्रि में कोहरा पड़ने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि जब दिन के समय हवा रहती है और रात्रि में तापमान अचानक से नीचे गिरता है तो कोहरा पड़ने की संभावना अधिक रहती है। और अगर इसी समय सापेक्ष आर्द्रता भी अधिक हो तो और जो तापमान है वो हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाए तो पाला पड़ने की संभावना अधिक होती है। तो पाला जनरली तीसरे या चौथे पहर में पड़ता है। रात्रि के तीसरे चौथे पहर में पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। तो किसान भाइयों, हम जानते हैं और हम देखते भी हैं कि पाला सबसे अधिक सरसों की फसल को प्रभावित करता है। पाला पड़ने से जो नुकसान होता है वो हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि पौधा जलने का आभास होता है, जैसे हमें दूर से दिखता है कि पौधा जला हुआ है या हमारे जो खेत है उसमें कई पौधे जले हुए हैं। तो ये इसलिए हमें लगता है क्योंकि जब पाला गिरता है तो जो पत्तों में जो पानी मौजूद होता है उसका तापमान हिमांक बिंदु कम होने से उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे कि उसकी जो सेल वाल है, जो उसकी पत्तियों में जो भित्ति उपस्थित होती है वो फट जाती है। उसके फटने से वो पौधा या वो सेल वो मर जाती है, जिससे कि पौधा सूखा हुआ और जला हुआ दिखता है। पाले का सबसे अधिक नुकसान हम देखेंगे फसल में कि फूलों पर पड़ता है। फूल अगर बन रहे हैं तो फूल प्रॉपरली बन नहीं पाएंगे, जो कलियां हैं वो विकसित नहीं हो पाएगी। जो दाने बन रहे हैं, दाने या तो पानी रह जाएंगे या दाने सिकुड़े हुए बनेंगे, छोटे बनेंगे, फलियां सिकुड़ी हुई बनेंगी, जो दाने हैं वो पतले बनेंगे। तो पाला मुख्यतः जो फसल है उसकी गुणवत्ता पर भी
प्रभाव डालता है। इससे क्या है कि फसल की उपज भी कम बैठती है और तेल की मात्रा भी कम बैठती है। तो पाले के प्रकोप से बचाने के लिए हम कुछ सावधानियाँ रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे अगर सावधानी में, तो अगर हमें जो परमानेंट हम अगर इसका उपाय देखते हैं, तो हमें जो उत्तर पश्चिमी मेड़ है हमारी, उस पे हमें बड़े पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि जो उत्तर पश्चिमी हवा चलती है, ठंडी हवा जब इस मौसम में चलेगी, तो वो सीधा हमारी फसलों को प्रभावित ना कर पाएँ। तो हम बड़े पेड़ जैसे नीम, आड़ू या खेजड़ी, इस तरीके के हम पेड़ मेड़ों पर लगा सकते हैं, जिससे कि पाले का प्रभाव हमारे फसलों पर सीधा ना पड़े। पाला पड़ने का मुख्य समय जो है वो दिसंबर एंड से और जनवरी के मिड तक रहता है, जबकि सर्दी अधिक पड़ती है और अचानक से तापमान गिरता है और कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता है, जिसके कारण तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है और तब पाला पड़ता है। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस दिन मौसम साफ़ हो और दोपहर बाद हवा ना चले, तो रात्रि के समय पाला पड़ने की संभावना अधिक रहती है। हमारे मौसम विभाग द्वारा कई बार इसकी एडवाइज़री भी जारी की जाती है कि तो किसान भाई, जैसे कि अगर पाला पड़ने का अनुमान हमें लग जाए कि, तो हम क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि हम स्थायी उसके प्रबंधन में हम सबसे पहले मेड़ों पर बड़े पौधे लगा सकते हैं, जिससे कि उत्तर पश्चिमी हवा जो चलती है वो हमारी खेतों और हमारी फसल पे सीधा प्रभाव ना डालें, और जिससे कि इसके पाले का प्रकोप भी कम रहे हमारी फसलों में। दूसरा जो हम उपाय अपना सकते हैं, वो है कि अगर हमारी फसल की अवस्था सिंचाई योग्य है, तो हम उसमें एक हल्की सिंचाई दे सकते हैं, जिससे कि ज़मीन का तापमान जो कम ना हो पाए और पाले का प्रभाव कम हो। तीसरा जो हम उपाय करते हैं कि हम ये अनुशंसा करते हैं कि आप जो गंधक है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। तो उससे भी पाले का प्रबंधन होगा। गंधक में जो सल्फ़र कंपोनेंट है वो होता है, जिससे बीमारियों से भी के प्रति भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा हम जो दूसरा केमिकल है, या हम कहेंगे यूरिया है, जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उसको भी हम 2% का हम घोल बनाकर और फसलों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे भी पाले का प्रबंधन होता है। तीसरा जो हम सुझाव देते हैं किसान भाइयों को, वो ये कि आप थायो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। थायो यूरिया में नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों होता है, उसमें सल्फ़र 42% होता है और नाइट्रोजन 36% होता है। तो आप थायो यूरिया का आधे ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। आप उस घोल में टेनोपोलिन 1 ml डालकर आप उसका सॉल्यूशन बनाकर और उसको उस छिड़काव में मिला लें, तो उसका प्रभाव अधिक रहेगा। तो थायो यूरिया के साथ आप टेनोपोलिन मिला लें और फिर छिड़काव करें, तो अधिक प्रभावी होगी। थायो यूरिया का और भी कई जो हम कहते हैं कि इसके एडवांटेज है, जैसे कि ये क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है पौधों में और हमारी फसल में। इसके अलावा उपज बढ़ाता है, हमारी तेल की उपज भी बढ़ती है और हमारे फसल की भी उपज बढ़ती है। जो बीज का साइज़ है वो बड़ा होता है और इसमें मैच्योरिटी और उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट लाता है। तो हम सल्फ़र को इनडायरेक्टली एक तरीके से इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जब स्प्रे करते हैं इन चीज़ों का, केमिकल्स का, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। जैसे जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, उसके उसी डायरेक्शन में हमें स्प्रे करना है। उसके विपरीत डायरेक्शन में अगर हम स्प्रे करने जाएंगे, तो वो पूरा केमिकल हमारे ऊपर आता है। इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम स्प्रे करें, तो हाथ मुँह ढकें और हम हवा की विपरीत दिशा में ना चलें, हवा के साथ साथ चलते हुए स्प्रे करें। उसके अलावा हम जब स्प्रे कर रहे हैं, तो हम हमारी फसल के लिए, जैसे सरसों के लिए, हम नैपसेक स्प्रेयर का यूज़ करते हैं, जो जनरली उसके लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बड़ा खेत है, बड़ा फील्ड है, तो आप जेट स्प्रेयर भी यूज़ कर सकते हैं।
और नोज़ल को आप हवा के अगर हवा ज़्यादा चल रही है, पहली बात तो आप ये कोशिश करें कि आप स्प्रे करें उस समय हवा कम चले या ना चले। परंतु अगर हवा चल रही है तो आप उसके नोज़ल का जो स्प्रेयर है उसके नोज़ल को आप सेट कर सकते हैं कि उसका जेट कितना रखना है, उसका जेट ज़्यादा ना रखें और उसको कम जेट रखकर और उसको स्प्रे करें, ताकि वो केमिकल इधर-उधर या पास के खेतों में या दूसरे पौधों पर ना उगे। किसान भाइयों, कोहरे की अगर हम बात करें तो रबी के समय में या सर्दियों के समय में कोहरे का भी प्रकोप उत्तर भारत में देखा जाता है। और कोहरे से जो हमारी फसलें हैं वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है, कि डायरेक्टली जैसे कोहरे का तो प्रभाव वैसे नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे कि ये कोहरा जो है वो प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करता है। इससे क्या है कि सूरज का प्रकाश पौधों को नहीं मिल पाता या हमारी फसलों को नहीं मिल पाता और उनकी ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब जितना ज़्यादा कोहरा या जितने दिनों तक कोहरा पड़ेगा, उतने दिनों तक हमारी फसल की ग्रोथ है, जो उसका डेवलपमेंट है, वो रुका रहेगा। उसमें वो वेजिटेटिव स्टेज में ही रहेगी, उसमें फूल नहीं लगेंगे, उसमें और पत्तियाँ नहीं आएँगी। इस तरीके के प्रभाव हमारी फसलों को इनडायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो कोहरे का निश्चित रूप से, इसके अलावा कोहरे के बाद में जब सेटल होता है, तो उसके कण जब पत्तियों पर डिपॉजिट होते हैं, तो वो पत्तियों पर भी नुकसान करते हैं। जैसे पत्तियों पर लीजन्स बन जाते हैं कई बार, अगर एक्सट्रीम जैसे पॉल्यूशन हो, एक्सट्रीम जब कोहरा होता है, तो पत्तियाँ पूरी मिट्टी या धूल से कवर हो जाती है और उससे भी पत्तियों पर लीजन बनते हैं, उससे भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियाँ नहीं कर पाती है और प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। किसान भाइयों, एक चीज़ और है जो हमें ध्यान रखने योग्य है हमारी फसल में, जैसे सरसों में हम सरसों में कम पानी की फसल है। इसमें हम जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो हम देते हैं कि हम 2 सिंचाई बहुत उपयुक्त है हमारे एरिया के लिए। तो अगर हम उससे ज़्यादा सिंचाई देते हैं तो उसका नुकसान है, इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम साइंटिफिक रिकमेंडेशन देते हैं, सरसों में पहली सिंचाई हमें करनी चाहिए 30 से 35 दिन में और दूसरी सिंचाई हमें 60 से 65 दिन में, अगर बारिश नहीं हुई है तो। लेकिन होता क्या है कि जनरली हम देखते हैं कि सर्दियों में मावठ देखने को मिलती है और मावठ जनरली दिसंबर एंड या जनवरी के फर्स्ट वीक में के आसपास हम देखते हैं। तो अगर हमने दूसरी सिंचाई लेट की है और दूसरी सिंचाई की ज़रूरत नहीं है और फिर भी हमने कर दी है, नमी है अगर आपके खेत में और उसके बावजूद आपने दूसरी सिंचाई कर दी है, तो उसका दुष्प्रभाव ये होता है कि उस समय तना गलन का प्रकोप अधिक रहता है। तो जब हम देखते हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह से और लगभग हम ये मकर संक्रांति तक हम किसानों को ये बताते हैं, ये कहते हैं कि आप सिंचाई ना करें, सिंचाई से बचें, क्योंकि इस दौरान सबसे ज़्यादा तना गलन का प्रकोप रहता है। क्योंकि एक तो मावठ हो गई और नमी हो गई, तो ये दोनों जितनी ज़्यादा नमी रहेगी उतना इस बीमारी का प्रकोप अधिक होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम किसान भाइयों को ये कहेंगे कि आप है ना सिंचाई करते समय ध्यान रखें, अगर आपके खेत में नमी है तो सिंचाई ना करें और मावठ को ध्यान में रखते हुए ही सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, हम जैसे कि हमने इस वार्ता में देखा कि कैसे कोहरा और पाला हमारी फसल को और सरसों में को प्रभावित करता है। तो इससे बचने के लिए जो हमने उपाय बताए, सबसे पहला तो कि आप पेड़ लगाएं मेड़ पर और कुछ केमिकल्स है जैसे यूरिया है या गंधक है, इनका स्प्रे करें और इनका स्प्रे करते समय सावधानियां बरतें। तो आपको पाले का प्रभाव से जो कुप्रभाव है उससे भी आप बच सकते हैं, प्लस आपकी उपज भी अधिक होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी फसल का ध्यान रखिए। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर में उपस्थित हैं,
जैसा कि आपको पता है कि भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना थी वो 20 अक्टूबर 1993 को यहाँ हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सरसों के प्रमुख ग्रोइंग एरिया है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है, इन चारों राज्यों की सीमाएं भरतपुर से लगती हैं और उसमें देश का पूरा करीब 75% उत्पादन इन चारों राज्यों से आता है। इसने जो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान, जिसको कि आपके पिछली साल 2024 में दर्जा मिला है, तो इससे पहले 2009 में सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में हुआ था और इसकी उपलब्धियों के देखते हुए पिछली साल ही हमारी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, उसने इसको भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान का दर्जा दिया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जितनी भी सरसों की किस्में होती हैं उनका विकास का कार्य है, आपकी विभिन्न जो पादप संरक्षण तकनीक है उनका विकास का कार्य है, और सरसों की कौन सी उत्पादन तकनीकें जिससे कि सरसों का उत्पादन बढ़ सकता है उस सब का कार्य ये करता है। इसमें हमारे पास में प्रमुख रूप से 4 इकाइयाँ काम करती हैं। पहली आपकी फसल सुधार इकाई है, जिसका कार्य है कि नई नई किस्मों का विकास करना, प्रजनक बीज का विकास करना और किसानों को उन्नत बीज का वितरण करना है। एक हमारी फसल उत्पादन इकाई है, जिसका प्रमुख कार्य है कि आपके पास में कौन सी ऐसी कृषि पद्धतियां हैं जिससे कि आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, चाहे आपकी वो स्पेसिंग की बात है, चाहे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की बात है, या और कोई ऐसी हैं जिनसे कि अच्छी आपकी जो क्रॉप का एक्सप्रेशन है वो आए। और आपकी जो फसल संरक्षण इकाई है वो है जो कि कीट और बीमारियां हैं उनका आप किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें कि आपकी प्रचार प्रसार करना है। आपने टेक्नोलॉजी बना ली, वैरायटी बना ली, आपने कोई और चीज़ बना ली, तो उसमें किसानों को उसका प्रदर्शन करके उसका मूल्यांकन करना है और किसान जिससे उसको अडॉप्ट करे, और आपका फीडबैक भी हम किसान से देते हैं, जिससे कि पूरे देश में इसकी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है। इसके साथ में हमारे पास में एक भारतीय सरसों, अखिल भारतीय सरसों समन्वित राई सरसों समन्वित परियोजना है, जिसके कि करीब हमारे पास में 21 नियमित केंद्र हैं और 25 आपके स्वैच्छिक केंद्र हैं। ये पूरे देश में आपके जो लोकेशन स्पेसिफिक किस्में हैं और तकनीकें उनका विकास करते हैं, तो ये इसकी भी जिम्मेदारी हमारा इस संस्थान देखता है। अगर हम आपको इसकी उपलब्धियों की थोड़ी सी चर्चा करें तो करीब पूरे अगर देश की बात करें, इससे करीब 250 से अधिक किस्में अधिसूचित की हैं, और हमारे जो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है इसने 14 किस्में विकसित की हैं। ये जो किस्में हैं, जैसे आपने सुना होगा गिरिराज वैरायटी है, NRCSB 101 वैरायटी रही, और पहला जो आपका हाइब्रिड किस्म थी NRCSB 506 वो भी इसी संस्थान से आई थी। पिछले हमारे जो 10 सालों में हमने करीब 10 से 11 किस्म विकसित की हैं, जिसमें हमने क्वालिटी की भी किस्में हैं, आपके सफ़ेद रोली की जो प्रतिरोधकता है उसकी किस्में भी विकसित की हैं। ये सारी किस्में आपके पूरे देश में प्रचलित हैं और किसानों को अच्छा लाभ दे रही हैं। हमने अभी कई नई चीज़ें ली हैं, जैसे कि ओरोबैंकी की बात करते हैं तो किसानों को ये बड़ा नुकसान करती है, और आपके जो पूरे आपके राजस्थान ले लो, आपके उत्तर प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, हरियाणा का पार्ट ले लो, वहाँ पे इससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके लिए हमने कभी महत्वाकांक्षी परियोजना चला रहे हैं, और किसानों के यहाँ जो हमने तकनीक ली है, जो हमने वीडीसाइड लिए, उनका परीक्षण चल रहा है। हो सकता है कि हम निकट भविष्य में 1-2 साल में किसानों को इसी कोई तकनीक दें। एक दूसरी जो आपकी स्टेम रोट है वो भी एक बड़ी भारी समस्या है, उस पर भी हमारे काम चल रहे हैं। और हमने एक नया नवाचार किया है, हमारी जो स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी है वो हमारे ICR की पहली फैसिलिटी थी, जिसका माननीय हमारे जो महानिदेशक DG ICR हैं उन्होंने उद्घाटन किया था जुलाई में। इससे हमें जो लाभ ये मिलेगा कि हमारी जो ब्रीडिंग साइकिल है, जहां आप एक किस्म 10 साल में विकसित करते हैं तो उसका टाइम है आपके 2-3 साल में रह जाएगा। 1 साल में हम 4 से 5 ब्रीडिंग साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे यहाँ एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे हुई है। इसके अलावा हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, चूँकि आपके अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें, जिसमें कि आपका बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, इन चीज़ों में आपका जो राइस फेलो एरिया रह जाता है चावल को कटने के बाद में, तो सरसों के लिए वो एरिया उपलब्ध हो जाए, वहाँ के लिए नई तकनीक आनी चाहिए और नई किस्में आनी चाहिए। तो हमने कभी 6 टीमें बनाई हैं, उसमें वहाँ नोडल ऑफिसर, कोनल ऑफिसर बनाए, और इसी सीजन से हम बृहद प्रयास कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार जो सरसों का एरिया था अखिल भारतीय स्तर पर करीब 8.6 मिलियन हेक्टेयर था,
जो इस साल अब तक का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें आपके 8.93 मिलियन हेक्टर एरिया हो गया, करीब 9 मिलियन हेक्टर के करीब जा रहा है। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो बदलाव आया है, जहाँ पहले सरसों नहीं होती थी वहाँ भी सरसों होने लग गई है। तो ये जो इम्पैक्ट आया है हमारे संस्थान का, जो नई किस्में हैं, नई तकनीकें हैं, उसका बड़ा भारी इम्पैक्ट आया है। तो सरसों के खेतों की सुनहरी आभा की तरह आपकी फसल भी मौसम के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहे, मौसम का जो चक्र है आपकी फसल को नुकसान न पहुंचाए। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर ललित कृष्ण मीना हमारे साथ थे और हमने जाना कि किस तरह नवीन तकनीक के साथ नवाचारों को अपनाकर हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और ये जो सुनहरी आभा आप देख रहे हैं वो हमारे राष्ट्र को भी सिंचित करेगी, हमारे राष्ट्र पर लहलहाएगी और हमारे गांव, घर, परिवार और समाज को उन्नत बनाएगी। तो ये था डीडी राजस्थान का नवाचारी प्रयास सरसों चौपाल। इसी तरह अगली कड़ी में भी हम आपको बताएंगे कि सरसों की फसल में किस तकनीक और किस कार्य को अपनाकर आप अपनी पैदावार को दोगुना कर सकते हैं।